हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम ऊर्जा प्रवाह यानी कि एनर्जी फ्लो के बारे में पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत हम ऊष्मागतिकी के नियम और खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दिशा में होता है, अर्थात एक दिशा से मतलब सन से, सूर्य से आई एनर्जी उत्पादक में पहुंचती है और उत्पादकों से प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और उच्च उपभोक्ता तक जाती है। अर्थात इसका जो फ्लो होता है, इसका जो जाना होता है वो उत्पादक से उपभोक्ताओं की होता है, उपभोक्ता से उत्पादक की ओर नहीं होता। इसे हम बोलते हैं एक दिशीय यानी कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। और जो ऊर्जा का जो प्रवाह होता है किसी पारिस्थितिक तंत्र में वो एक दिशा में होने के कारण उस तंत्र में ऊर्जा से संबंधित समस्त व्यवहार ऊर्जा प्रवाह कहलाते हैं, जिसे हम एरो के निशान से प्रदर्शित करते हैं। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में, अधिकांश पारिस्थितिक तंत्र में जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का जो एकल स्रोत है वो सन अर्थात सूर्य होता है। सूर्य का विकिरण होता है, सन एनर्जी होती है, सनलाइट होती है। और किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो ऊष्मागतिकी के दोनों नियमों का पालन करता है। ऊष्मागतिकी का पहला नियम कहता है कि ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया सकता है, ना ही ऊर्जा को नष्ट किया सकता है। इस यूनिवर्स की समस्त ऊर्जा निश्चित होती है, कांस्टेंट होती है। बस एक ऊर्जा के एक फॉर्म को, ऊर्जा को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, यानी कि एक फॉर्म ऑफ ऊर्जा को, एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरी प्रकार की ऊर्जा में या दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट किया सकता है। द्वितीय नियम कहता है कि किसी भी सिस्टम में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है अर्थात रूपांतरण होता है, अर्थात एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाना होता है, वो 100% दक्ष यानी कि एफिशिएंट नहीं हो सकता। उस प्रक्रिया में, उस रूपांतरण में कुछ ना कुछ हार्म जरूर होता है, कुछ ना कुछ हानि होती है। ऊर्जा प्रवाह में जो हरे पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके सोलर एनर्जी को यानी कि रेडिएंट एनर्जी को बायोकेमिकल और पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तित कर देते हैं, अर्थात वो ट्रांसफॉर्मर्स कहलाते हैं। और इस ट्रांसफॉर्मेशन में एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और गहरे जल में जो पाए जाने वाले हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम होते हैं, जल तापीय परितंत्र होते हैं, उनको छोड़कर समस्त इकोसिस्टम के लिए, समस्त परितंत्रों के लिए सूर्य ही अल्टीमेट सोर्स होता है। सन का जो प्रकाश, जो एनर्जी होती है, रेडिएंट एनर्जी होती है, उसका लगभग 40% जो होता है एनर्जी या सनलाइट जो होती है वो रिफ्लेक्ट कर दी जाती है क्लाउड्स के द्वारा और डस्ट के द्वारा जो एटमॉस्फेयर में होते हैं। और बाकी रिमेनिंग 50% और जो टोटल का 50% होता है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है हीट एनर्जी के रूप में एटमॉस्फेयर में। जो रिमेनिंग 45% इंसिडेंट रेडिएशन होता है वो अर्थ की सरफेस को पेनिट्रेट करके अर्थ पर आता है। तो सौर ऊर्जा का लगभग 55% जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है या वापस रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है और केवल 45% ही पृथ्वी पर आता है। उसका 50% PAR होता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषणी विकिरण, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन होता है, जिसकी वेवलेंथ 3000 से 7000 एंगस्ट्रॉम होती है। और प्रकाश संश्लेषण में केवल पौधे इसका बहुत थोड़ा सा पार्ट ही यूज़ करते हैं। 1 से 5% आपतित प्रकाश का और 2 से 10% फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन का वो यूज़ करते हैं। और सकल प्राथमिक उत्पादकता यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी GPP का निर्माण करते हैं। और इसमें जो हानि होती है पादपों में वो लगभग 20% हानि होती है, यानी कि अगर इसका 5% का 20% या 1 से 5% का जो 20% होता है शोषण हानि वो 0.2 से 1% होती है। और आपतित प्रकाश का जो 1 से 5% यूज़ करके बनाते हैं और PAR का 2 से 10% होता है। तो जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो उस पादप में
नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के लिए यानी कि उत्पादक से उपभोक्ता के लिए उसके अंदर जो बचती है वो 0.8 से 4% होती है आपतित प्रकाश का, और PAR का 1.6 से 8% होती है। और यही एनर्जी जो सन से यहाँ उत्पादक में आती है ट्रांसफॉर्म होती है, और इसी एनर्जी पर संसार का प्रत्येक जीव प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली निर्भर रहता है। और जो उत्पादक और प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ताओं के बीच में ये संबंध होता है, यही हम फूड चेन में और फूड वेब में पढ़ते हैं। अब हम खाद्य श्रृंखलाएं अथवा भोजन श्रृंखलाएं यानी कि फूड चेन के बारे में पढ़ेंगे। खाद्य श्रृंखलाएं अथवा फूड चेन्स किसी भी इकोसिस्टम में, किसी भी परितंत्र में खाद्य ऊर्जा के स्थानांतरण को प्रदर्शित करता विभिन्न पोषण स्तरों के जीवों का अंतः संबंधित रेखाक्रम फूड चेन कहलाता है, खाद्य श्रृंखला कहलाता है। या जीवों के एक फीडिंग ग्रुप से दूसरे फीडिंग ग्रुप में सीरीज में श्रृंखला के रूप में ऊर्जा तथा पोषक तत्वों का जो मूवमेंट होता है, स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है, उसे हम फूड चेन कहते हैं। फूड चेन किसी भी इकोसिस्टम में जीवों की वह व्यवस्था होती है, उत्पादक उपभोक्ताओं का वह रेखीय क्रम होता है जिसमें ऊर्जा तथा पोषक तत्वों को एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जाते हुए दिखाया जाता है, एक रेखीय क्रम के रूप में दिखाया जाता है। इस रेखीय क्रम को फूड चेन कहते हैं। और इस फूड चेन में एक ऑर्गेनिज्म किसी और ऑर्गेनिज्म से फूड प्राप्त करता है और वो ऑर्गेनिज्म किसी अन्य ऑर्गेनिज्म का फूड बनता है। यानी कि एक ऐसी चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसमें एक ऑर्गेनिज्म किसी एक ऑर्गेनिज्म से फूड लेता है और वो ऑर्गेनिज्म भी किसी और ऑर्गेनिज्म का फूड बनता है। तो इस प्रकार की जो चेन होती है, इस प्रकार का जो रेखीय क्रम होता है, उसको प्रदर्शित करने वाला जो हमारा चित्र होता है, ये जो रेखीय प्रक्रम होता है, उसको हम फूड चेन कहते हैं। सामान्यतः जो फूड चेन होते हैं उसमें 4 ट्रॉफिक लेवल होते हैं, 4 पोषण स्तर होते हैं या पोषक स्तर होते हैं। प्रथम पोषण स्तर जो उत्पादक द्वारा रिप्रेजेंट होता है और ये T1 कहलाता है। इसके जीव सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सामान्यतः प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। कुछ में बैक्टीरिया हो सकते हैं या कोई अन्य जीव हो सकते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। द्वितीय पोषण स्तर सेकेंड ट्रॉफिक लेवल जो होता है T2 से रिप्रेजेंट किया जाता है और वो प्राथमिक उपभोक्ता होता है, अर्थात जो उत्पादकों से भोजन प्राप्त करता है और वो शाकाहारी जीव होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं। तृतीय पोषक स्तर T3 होता है जिसे द्वितीयक उपभोक्ता द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और वो मांसाहारी जीव होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं। और चतुर्थ पोषक स्तर T4 जो होता है वो उच्च उपभोक्ताओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो ये भी मांसाहारी होते हैं, जो सामान्यतः द्वितीयक उपभोक्ताओं खाते हैं, कभी कभी प्राथमिक उपभोक्ताओं को भी खा लेते हैं। नेचर में इन्हें सामान्यतः कोई और नहीं मार पाता है और ये अपने से पहले वाले जीवों को मारकर खाते हैं। लेकिन जटिल पारिस्थितिक तंत्र में 4 के स्थान पर 5 पोषक स्तर होते हैं। जैसे घास के मैदान में जो घास होते हैं वो उत्पादक होते हैं, वो T1 लेवल होता है। घास को कीट खाते हैं, ग्रासहोपर या कोई भी अन्य कीट होते हैं, और वो T2 लेवल रिप्रेजेंट करता है, ये शाकाहारी जीव होते हैं। कीटों को मेंढक खाते हैं, वो T3 लेवल रिप्रेजेंट करता है, ये उत्पादक हो गया, ये प्राथमिक उपभोक्ता, ये द्वितीयक उपभोक्ता हो जाते हैं। और मेंढक को सर्प खाते हैं, ये तृतीयक उपभोक्ता होते हैं, और सर्प को मोर अथवा बाज जैसे जीव खाते हैं और ये टॉप कंज्यूमर्स हैं, उच्च उपभोक्ता हैं और ये T5 लेवल द्वारा रिप्रेजेंट होते हैं। प्रकृति में सामान्यतः 3 प्रकार की फूड चेन्स, 3 प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। चारण यानी कि ग्रेजिंग फूड चेन जिन्हें प्रीडेटर फूड चेन भी कहते हैं, परजीवी खाद्य श्रृंखला यानी कि पैरासिटिक फूड चेन, और अपरद खाद्य श्रृंखला यानी कि डिट्राइटस फूड चेन। चारण खाद्य श्रृंखला यानी कि ग्रेजिंग और प्रीडेटर फूड चेन ये प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है, उत्पादकों से स्टार्ट होती है और आगे जाने पर
प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और उच्च उपभोक्ताओं में आगे जाने पर जो ऊर्जा है या जो भोज्य पदार्थ हैं वो छोटे जीवों से बड़े जीवों की ओर ट्रांसफ़र होते हैं। पैरासिटिक फूड चेन भी प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है, लेकिन इसमें इसका रिवर्स होता है। यहाँ पर उत्पादक प्लांट्स ही होते हैं, पौधे ही होते हैं, पादप होते हैं, लेकिन यहाँ पर अब आगे जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, फूड का जो ट्रांसफ़र होगा वो बड़ों से छोटे की ओर होगा। जैसे वृक्ष बड़ा होता है उससे बर्ड्स को फूड मिलता है, वो छोटी होती है, और बर्ड्स जो होती है उससे जो फूड लेते हैं वो परजीवी पैरासाइट होते हैं, वो उससे भी छोटे होते हैं। डिट्राइटस फूड चेन यानी कि अपरद खाद्य श्रृंखला इनडायरेक्टली सन पर निर्भर करती है और ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होती है और आगे से नॉर्मली छोटे से बड़े की ओर तरफ ही चलती है। जो चारण खाद्य श्रृंखला यानी कि ग्रेजिंग फूड चेन है, इसे हम प्रीडेटर फूड चेन भी कहते हैं। इसे प्रीडेटर फूड चेन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो सामान्यतः आगे ट्रॉफिक लेवल का जो एनिमल होता है वो अपने से पहले ट्रॉफिक लेवल को एनिमल को मार कर खाता है। इसके एग्जाम्पल पादप प्लवक जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, जलीय इकोसिस्टम में पादप प्लवक जो होते हैं वो T1 लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं, ये उत्पादक होते हैं। इससे बड़े प्राणी प्लवक यानी कि जू प्लैंक्टन होते हैं। जू प्लैंक्टन्स फाइटोप्लैंक्टन्स को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। प्राणी प्लवक यानी कि जू प्लैंक्टन्स को छोटी मछली यानी कि स्मॉल फिश खाती हैं, जो T3 लेवल को रिप्रेजेंट करती है। छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है जो T4 लेवल को रिप्रेजेंट करती है। ये उत्पादक होते हैं, ये प्राथमिक उपभोक्ता, ये द्वितीयक उपभोक्ता और ये तृतीयक उपभोक्ता होते हैं या उच्च उपभोक्ता होते हैं। घास इकोसिस्टम में घास जो होते हैं T1 लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं, ये उत्पादक होते हैं। उसको घास को रैबिट यानी कि खरगोश खाता है, वो T2 लेवल को रिप्रेजेंट करता है, ये हर्बीवोर होता है, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। रैबिट को फॉक्स खाती है, वो T3 लेवल होता है, ये द्वितीयक उपभोक्ता होता है, प्राथमिक मांसाहारी होते हैं। और फॉक्स को शेर खाता है और ये T2 T4 होता है और ये उच्च उपभोक्ता होता है, टॉप कंज्यूमर होता है। पैरासिटिक फूड चेन में जो एग्जाम्पल है वो वृक्ष इकोसिस्टम होता है। तो वृक्ष में अनेक बर्ड्स रहती हैं और बड़े वृक्ष से भोजन छोटे बर्ड्स को मिलता है और बर्ड्स पर एक बर्ड्स पर अनेक पैरासाइट रहते हैं और छोटी बड़ी बर्ड्स से छोटे पैरासाइट्स को भोजन मिलता है। यहाँ पर जो फूड का जो कंडक्शन हो रहा है, फूड का जो फ्लो हो रहा है वो लार्जर से छोटों की ओर हो रहा है। यहाँ पर जो फ्लो हो रहा है वो छोटों से बड़ों की ओर होता है। डिट्राइटस फूड चेन में ये इनडायरेक्टली सन पर निर्भर रहती है और यहाँ पर जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो प्रोड्यूसर ना होकर मैंग्रोव लीव्स या कोई भी डिट्राइटस टाइप का सब्सटेंसेस होते हैं। जो डिट्राइटस होते हैं वो अपघटन योग्य जो पदार्थ होते हैं हम उन्हें डिट्राइटस या लिटर कहते हैं, जिसमें लीव्स हो सकती हैं, फ्रूट हो सकता है, फ्लावर हो सकते हैं, पत्तियाँ, टहनी और प्लांट का कोई भी पार्ट और एनिमल का मल, एनिमल की डेड बॉडी, कुछ भी हो सकता है। ये इनडायरेक्टली सन पर निर्भर करते हैं क्योंकि जो मैंग्रोव लीव्स है या कोई भी जो डिट्राइटस होता है वो प्लांट से या एनिमल्स का रिमेनिंग पार्ट होता है और प्लांट में माना लीव्स जो है वो डिट्राइटस बना रही है, तो वो डिट्राइटस से जो फूड चेन है वो स्टार्ट हो रही है, तो वो डायरेक्टली डिपेंड नहीं है अब डिट्राइटस जो लीफ उससे टूटकर गिर गई है, लेकिन वो बनी जब होगी वो सन या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही उसका डेवलपमेंट होगा। फोटोसिंथेसिस तभी होगा जब फोटोसिंथेसिस होती है, तभी प्लांट ग्रो कर सकता है। तो इसका पहला एग्जाम्पल है मैंग्रोव इकोसिस्टम में डेड मैंग्रोव लीव्स जो होती हैं वो डिट्राइटस बनाती है, T1 लेवल होता है। इसको जीवाणु और कवक खाते हैं और इससे अपना जीवन यापन करते हैं, ये T2 लेवल कहलाते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। जीवाणु और कवकों को एम्फिड्स, मोलस्क और अन्य ऑर्गेनिज्म खाते हैं, ये T3 लेवल बनाते हैं। इनको छोटी मछली खाती है, T4 लेवल कहलाते हैं, और बड़ी मछली यहाँ होती नहीं है नॉर्मली, और मछली खाने वाली जो बर्ड्स होती है वो T5 लेवल बनाती हैं। इसी प्रकार से अपरद यानी कि डिट्राइटस को अर्थवॉर्म खाता है, अर्थवॉर्म को स्पैरो खाता है, स्पैरो को फैल्कन खाती है। तो ये T1 लेवल, ये T2 लेवल, ये T3 लेवल और T4 लेवल। इसी प्रकार से अपरद को इडिबल क्रैब्स खाते हैं, इडिबल क्रैब्स को सीगल खाता है, ये T1, ये T2, ये T3। अपरद को अर्थवॉर्म खाता है, ये T1, ये T2
अर्थवर्म को फ्रॉग, T3 स्नेक, फ्रॉग को T4 और स्नेक को पीकॉक T5। फूड चेन जितनी छोटी होगी उसमें एनर्जी का जो फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द 10% लॉ ऑफ लिंडमैन ने 10% का लॉ दिया। उसके अनुसार कि एक ट्रॉफिक लेवल से ऊर्जा का दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाते समय 90% वेस्ट हो जाता है रेस्पिरेशन और अन्य एक्टिविटीज़ में, और केवल एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाते समय केवल 10% एनर्जी जाती है। अगर हम इसमें कहें कि यहाँ पर 5000 जूल है अगर, तो इस नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में 500 जूल जाएगी और इस वाले में 50 जूल ही जाएगी। तो हर बार केवल 10% ही आगे जाती है। तो जितनी ज़्यादा बड़ी फूड चेन होगी उसमें लास्ट तक पहुँचते पहुँचते एनर्जी उतनी ही कम होती है। इसीलिए जो लॉयन होगा वो इकोलॉजिकली वीकर होता है। अगर वो यहाँ पर सबसे लास्ट में है तो वो इकोलॉजिकली वीकर है, लेकिन मैकेनिकली वो सबसे स्ट्रॉन्गर होता है। तो जितनी सबसे ज़्यादा एनर्जी जो किसको मिलती है वो घास से रैबिट को मिलेगी। रैबिट से इसमें और कम जाएगी, इसमें और कम जाएगी। जितनी ज़्यादा आगे लेवल पर होता है उतनी ही एनर्जी कम जाती है। जो डिट्राइटस फूड चेन है उसमें जो एनर्जी का फ्लो होता है वो बहुत धीमा होता है, स्लो होता है, क्योंकि जो अपघटन होता है यानी कि जो डिकम्पोजिशन होता है एक बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है, उसकी जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत अधिक संख्या में सूक्ष्मजीव माइक्रोब्स इन्वॉल्व होते हैं। इसीलिए फ्लो तो न्यूट्रिएंट्स का और एनर्जी का बहुत स्लो होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है। डिट्राइटस फूड चेन जो होती है वो इनडायरेक्टली डिपेंड करती है सन पर, क्योंकि जो डिट्राइटस जिससे वो स्टार्ट हो रही है वो बनते सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही है। अगर प्लांट ही सर्वाइव नहीं करेगा तो वो पार्ट्स भी नहीं बन पाते। तो वो जो पार्ट्स बनते हैं, प्लांट जो ग्रो करता है, प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है, प्लांट्स का जो डेवलपमेंट होता है वो सन की प्रेजेंस में ही होता है। एक्वेटिक इकोसिस्टम में यानी कि जलीय परितंत्र में जो ग्रेजिंग फूड चेन है यानी चारण खाद्य श्रृंखला है, वो मेजर कंड्यूट होता है यानी कि मेजर सोर्स होता है एनर्जी के फ्लो का। यानी कि उस ग्रेजिंग फूड चेन जो होती है वो एक्वेटिक इकोसिस्टम में मेन सोर्स है, मेन चीज़ है, मेन टाइप की फूड चेन है जिससे एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होते हैं यानी कि स्थलीय जो परितंत्र होते हैं, वहाँ पर डिट्राइटस फूड चेन ही मेन चेन होती है जो फूड को कंडक्ट करती है आगे को। और जो सुंदरबन्स होते हैं, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन में बंगाल टाइगर्स पाए जाते हैं। तो बंगाल टाइगर्स के जो नेचुरल शिकारी होते हैं, नेचुरल जो शिकार होते हैं तो हिरन या अन्य इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको खाता है वो। तो वहाँ पर वो एब्सेंट होते हैं, इसलिए वहाँ पर वो जो टाइगर होता है वहाँ पर टाइगर वो फिश और क्रैब्स पर फीड करता है, क्योंकि वहाँ उसके नेचुरल यानी कि जो प्राकृतिक शिकार है वो उपलब्ध नहीं होते। अब इसके बाद हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है खाद्य जाल यानी कि फूड वेब। तो फूड वेब जो है वो एक कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन होती है। फूड वेब नेचुरल में नॉर्मली जो किसी भी प्रकृति में इकोसिस्टम जो पाया जाता है उसमें एकल फूड चेन नहीं पाई जाती। अर्थात जो एक ऑर्गेनिज्म है फूड चेन का या एक ट्रॉफिक लेवल के जो ऑर्गेनिज्म है वो एक ही प्रकार के ऑर्गेनिज्म से अपना फूड प्राप्त नहीं करते, और वो ऑर्गेनिज्म एक ट्रॉफिक लेवल के जो ऑर्गेनिज्म है वो एक ही प्रकार के ऑर्गेनिज्म के फूड भी नहीं बनते हैं। अर्थात किसी भी इकोसिस्टम में एक पोषक स्तर का जो जीव होता है वो अनेक प्रकार के जीवों से अपना भोजन प्राप्त करता है, और एक पोषक स्तर के जो जीव होते हैं वो अनेक जीव अगले पोषक स्तर के जीवों को पोषण प्रदान करते हैं। अर्थात एक पोषक स्तर में अनेक जीव होते हैं और अनेक जीव अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड प्राप्त करते हैं। तो जब
नेचर में जो फूड चेन कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं तब हम उसे क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं। तो फूड वेब क्या है, एक नेटवर्क होता है, एक जाल होता है, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर होती है फूड चेन्स की, जहां पर फूड चेन आपस में, कई सारी फूड चेन आपस में कनेक्टेड हो जाती हैं, इंटरकनेक्ट हो जाती है, आपस में जुड़ जाती हैं, और अनेक ट्रॉफिक लेवल यानी कि अनेक पोषक स्तर के जो जीव होते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों से अपना फूड लेते हैं और वो एक ही ऑर्गेनिज्म से फूड नहीं लेते। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इंटरकनेक्टेड, आपस में संबंधित फूड चेन्स, जिसमें कोई एक ऑर्गेनिज्म अपने फूड को अनेक ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करता है और इकोसिस्टम को अधिक स्टेबल बना देता है, इसे हम खाद्य जाल यानी कि फूड वेब कहते हैं। नेचर में फूड वेब जो ट्रांसफ़र करती है एनर्जी को वो डायरेक्शनल होता है, लेकिन जो डायरेक्शनल तो होता है लेकिन वो अनेक डायरेक्शन से थ्रू होता है, अनेक डिफरेंट पाथ से होता है। जैसे एक ट्रॉफिक लेवल वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ट्रॉफिक में देता है, तो लेकिन यहाँ से जो एनर्जी वो आगे वाले लेवल में ही जाएगी, लेकिन वो डिफरेंट पाथ से जाएगी। ये फॉक्स जो है खाली रैबिट से नहीं लेगा, किसी और से भी फूड ले लेगा। इसी प्रकार से जो लॉयन है वो खाली फॉक्स से नहीं लेगा, किसी और से भी लेगा। यानी कि ट्रॉफिक लेवल तो सेम रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ट्रॉफिक लेवल पर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं और एक ही ऑर्गेनिज्म अलग अलग जगह से अपने फूड लेता है। जैसे नेचर में अगर हम देखें, जो प्लांट्स होते हैं, पादप होते हैं, ये उत्पादक होते हैं और ये अनेक ऑर्गेनिज्म को फूड देते हैं। जैसे कीट को देते हैं, चूहों को देते हैं, इसके अलावा ये खरगोश को देते हैं, इसके बाद हिरन भी फूड इनसे ही प्राप्त करता है। इसके अलावा बकरी अगर वहाँ पर प्रेजेंट है तो बकरी को भी यही फूड मिलेगा। अगर वहाँ जेब्रा प्रेजेंट है तो उसको भी फूड मिलेगा। तो जितने भी शाकाहारी टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्लांट से अपना फूड लेते हैं। तो एक ही प्रकार के प्लांट्स अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स को फूड देते हैं। तो ये ट्रॉफिक लेवल तो एक ही है, लेकिन प्लांट्स ने अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को, तो एक प्रकार के ऑर्गेनिज्म ने डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स को फूड प्रोवाइड कराया। अब यहां पर जो है ये इंसेक्ट्स को है उसको, कीटों को फ्रॉग खा जाता है और फ्रॉग को कोई भी बड़ी बर्ड जैसे ईगल है या पिकॉक कोई भी खा सकता है। इसी प्रकार से अब जो प्लांट है वो प्लांट डायरेक्ट पिकॉक को भी दे सकता है और इसके अलावा जो रैट्स हैं उन रैट्स को, चूहों को स्नेक खाता है। स्नेक पिकॉक के द्वारा भी खाया सकता है, स्नेक ईगल के द्वारा भी खाया जा सकता है। इसी प्रकार से डियर को यानी कि जो हिरन है उसको शेर खाता है और डियर को फॉक्स भी खा सकती है और फॉक्स के अलावा जैकाल, और जैकाल के अलावा वुल्फ भी इसको खा सकता है और इन सब को शेर खा सकता है। इसी प्रकार से गॉट जो होती है उसको शेर खा सकता है, जेब्रा है उसको शेर खा सकता है। और यहां पर जो एक ऑर्गेनिज्म है वो अनेक ऑर्गेनिजम्स को फूड दे रहा है। जैसे यहां पर शेर ने इससे भी लिया, इससे भी लिया, इनसे भी लिया। तो ये जो फूड चेन है, सिंपल फूड चेन जो होती है, अब वो यहां पर कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं और कॉम्प्लेक्स फूड चेन, अब इसको हम क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं। और जितनी ज्यादा फूड वेब कॉम्प्लेक्स होती है उतना ही ज्यादा इकोसिस्टम स्टेबल होता है और जितनी जो फूड वेब लेस कॉम्प्लेक्स होती है, कम जटिल होती है, उतना ही इकोसिस्टम लेस स्टेबल होता है। और इकोसिस्टम के स्टेबल रहने के लिए, परमानेंट रहने के लिए नेचर में फूड वेब पाई जाती हैं, सिंपल टाइप की फूड चेन नहीं पाई जाती हैं। और इकोसिस्टम जो फूड चेन जिसमें सिंपल होता है वो वेरी फ्लैजाइल होता है, लेस स्टेबल होता है और उसके खत्म होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि अगर एक ऑर्गेनिज्म केवल एक ही प्रकार के ऑर्गेनिज्म से फूड प्राप्त कर रहा है, तो अगर पहले वाला ऑर्गेनिज्म किसी वजह से एक्सटिंक्ट हो जाता है, लुप्त हो जाता है, तो जो उससे भोजन प्राप्त करने वाला ऑर्गेनिज्म है वो भी एक्सटिंक्ट हो सकता है। तो इसलिए मोर द इकोसिस्टम कॉम्प्लेक्स, मोर द इकोसिस्टम स्टेबल। जितना ज़्यादा इकोसिस्टम कॉम्प्लेक्स होगा
उतने ही ज़्यादा वो स्टेबल होगा, और जितना इकोसिस्टम में फूड चेन जो होती है वो लेस कॉम्प्लेक्स होगी यानी कम जटिल होगी, उतना ही वो लेस स्टेबल होता है। यानी कि नेचर में इकोसिस्टम को स्टेबल करने के लिए फूड चेन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती हैं, अर्थात नेचर में फूड वेब पाए जाते हैं, ना कि सिंपल फूड चेन। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।